बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। मुझे कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। और आज जो मौजू है जिस पे हम बात करेंगे वो है बलूचिस्तान के हवाले से। इस वक्त बहुत अहम पेशरफ्त एक हुई है और हुआ कुछ यूँ है जी कि इमरान खान साहब ने तकरीबन कहा जाता है कि आज से कोई 3 महीने कबल अप्रैल 30 की एक लेटर के ऊपर डेट थी। जो लेटर इससे पहले भी जो तारीख में हमें बताया गया है वो है जी कि तकरीबन 30 अप्रैल को एक लेटर भेजा गया था जिसके अंदर जो अब जो साबका हो चुके अमानुल्लाह यासिनजई साहब गवर्नर, उनको इस्तीफ़ा देने की दरख्वास्त की गई थी। गो कि उन्होंने कहा था कि मुझे लेटर नहीं मिला, लेकिन ये हमने इससे पहले मीडिया पे देखा था कि लेटर सर्कुलेट कर रहा था और सोशल मीडिया पे भी वो लेटर मौजूद था। आज क्या हुआ है जी कि इस्तीफ़ा दे देते हैं अमानुल्लाह यासिनजई साहब और अब वो गवर्नर बलूचिस्तान नहीं रहे, उनकी जगह पे तैनात किया जा रहा है जी आगा साहब को। और काफ़ी एक नई सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी हमने बात की, मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ईरान के हवाले से भी एक प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के इंटरनल मैटर्स के हवाले से, बिकॉज इमरान खान साहब जो इससे पहले एक विजिट कर आए हैं उसका इससे क्या ताल्लुक है। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले एक और खबर ये आई जी के शाहजैन बुख्ती साहब को जो है उनको इमरान खान साहब ने अपने साथ जोड़ लिया है। और जोड़ा इस तरह वैसे भी खैर उनकी पार्टी इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ, PTI के साथ, लेकिन शायद शाहजैन बुख्ती साहब को अब इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान खान साहब का एक बयान आया था कि अक्सरियत पसंद जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करने को मैं तैयार हूं, उनसे टेबल टॉक्स करेंगे। तो शायद ऐसा मुमकिन हो सकता है कि शाहजैन बुख्ती साहब को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। अब थोड़ी सी बात करेंगे, फिलहाल मेहमानों की तरफ जाने से पहले जरा बात कर लेते हैं माजी में बलूचिस्तान में क्या कुछ होता रहा है जी। ये अगस्त 12 सन 1947 की ये बात है, जब वहां के जो हुक्मरान थे मीर अहमद यार खान साहब, उन्होंने आज़ादी डिक्लेयर की बलूचिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान के साथ इल्हाक को मुनासिब नहीं समझा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं हुआ, लेकिन 1948 में कहीं जाकर वो एग्री हुए कि ठीक है पाकिस्तान के साथ इल्हाक होगा, लेकिन उस पर खैर अमल नहीं हो सका। उसके बाद फौजी कार्रवाई करनी पड़ी। हमने देखा ट्रुप्स लैंड हुए 1948 में। 58 के अंदर जाके जी हमने देखा कि खानुफ कल्लात को अरेस्ट किया गया, उनके जो घर है उसके ऊपर हमला हुआ और वहाँ पे ये सिलसिला रुकता नहीं। अब होता क्या है जी कि उसके बाद वहाँ पे जो रेबल्स हैं वो एक जंग का आगाज होता है। वहाँ पे जितने भी रेबल्स हैं, बलूची रेबल्स हैं, वो लड़ते हैं हुकूमती जितनी भी वहाँ पे फोर्स है उससे, और ये सिलसिला तब से चलता हुआ आ रहा है इन बलूचिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान की तरफ से, इराक की तरफ से, ये दो ऐसे ममालिक थे जिनकी तरफ से इन रेबल्स के दौरान बहुत ज़्यादा हमने देखा तारीख में मदद की गई बलूची रेबल्स की। साथ ही साथ जो हुकूमती जितने पर्सनल्स थे, हुकूमती जो फौज थी, जो पाकिस्तान की फौज थी, उनकी मदद की जी US ने, फ्रांस ने और चाइना ने एट दैट पॉइंट बिफोर 1958। उसके बाद जी कहानी आगे चलती है जी, और नवाब नौरोज़ खान साहब जो हैं जी वो आते हैं और वो भी कुछ अरसे तक रहते हैं, लेकिन उसके बाद रेबल्स का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। 1958 में वो आते हैं और उसके बाद जी शेर मोहम्मद मरी साहब जो हैं वो आते हैं 1963 से 69 तक, और इसी तरह रेबल्स चलते रहते हैं जी। पहली दफ़ा वहाँ पर जो हुकूमत आती है वो नैप पार्टी की आती है, NAP इन 1971, जब पहली दफ़ा भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान को सूबाई दर्जा दिया और वो सूबे का एक दर्जा अख्तियार किया 1 जुलाई 1947। ये जुलाई का महीना ही चल रहा है और अफगानिस्तान को प्रॉपर एक प्रोविंस बनाया गया इन 1971। अब उसके बाद जी सबसे पहले जो बुजंजो साहब हैं उनको, मीर गौस बख्श बुजंजो साहब, उनको पहला गवर्नर जो है वो तैनात किया जाता है और पूरी एक प्रोविंशियल असेंबली वहाँ पे बनाई जाती है। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इन 1973 फेब 12 1973 बुजंजो साहब को ओहदे से हटा दिया जाता है जी। उनकी जगह पर सरदार अकबर बुख्ती साहब तशरीफ लाते हैं। बुख्ती साहब गवर्नर तैनात किए जाते हैं भुट्टो साहब की तरफ से, और उसमें जो है जी मैं बिल्कुल आसिफ साहब की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जी हमने देखा कि बुख्ती साहब आते हैं। बुख्ती साहब भी ज़्यादा अरसा नहीं रहते और उसी साल के एंड में 1970 के एंड में 73 के एंड में ही बुख्ती साहब भी चले जाते हैं। तकरीबन इस 73 से 77 के दरमियान ये जो टाइम था बहुत क्रूशल था उस वक्त के वज़ीर आज़म
ऑफ कोर्स उनके लिए भी और जितनी भी पाकिस्तान की जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके लिए, बिकॉज बहुत बड़े पैमाने पर रेबल्स वहाँ पे मौजूद थे। 55,000 के करीब तादाद बताई जाती है बलोचियों की, 80,000 की तादाद बताई जाती है पाकिस्तानी फोर्सेस की, और ये रेबल्स काफ़ी अरसे तक वहाँ पे चलते रहे। उसके बाद जी हमने देखा कि मार्शल लॉ लग जाता है 58 के अंदर भी, और वो 58 वाला जो मार्शल लॉ है वो कहीं 1985 में जाके वो सिलसिला कुछ तमाम होता है और दोबारा से हुकूमतें जो हैं वो असम्बलीज बहाल होती हैं। उसके बाद जी आगे मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। वहाँ पर रेबल्स का हमने देखा, उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भुट्टी साहब के साथ जो भी हुआ वो रेबल्स स्टार्ट रहे। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बनकर सामने आती है और BLA की तरफ से बहुत अटैक्स मुख्तलिफ हमने देखा 2000 के वाक़या, उसके बाद 2000 से 2010 के दरमियान बहुत सारे वाक़यात हुए आर्मी के खिलाफ, वहाँ पे लोगों को मारा गया, फौजियों को शहीद किया गया। ये पूरा एक सिलसिला चलता हुआ रहा है, लेकिन ये सिलसिला थमेगा कब जी? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तक भी वहाँ पे अक्सरियत पसंदी जारी है। ये कब तक चलती रहेगी, क्यों चलती रहेगी, अफगानिस्तान से क्या मदद आ रही है, कैसे हो रहा है, कहाँ से असला आता है, क्या सिलसिला रहता है, ये अभी तक इसके ऊपर ऑफ कोर्स कोशिश की जा रही है किसी तरह से अफगानिस्तान के जितने भी जो असरात हैं वो बलूचिस्तान के ऊपर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के जो असरात हैं वो हम देखते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। सो आज हम कोशिश करेंगे जी, क्योंकि गवर्नर भी तब्दील हो चुके हैं, अमानुल्लाह यासीन ज़ई साहब अब गवर्नर नहीं रहे हैं, उनकी जगह पे आगा साहब जो हैं वो अब आ चुके हैं और उनसे हम उस हवाले से बात करेंगे। आज सबसे पहले जी हमें मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है आसिम रज़ा साहब ने, आसिम रज़ा साहब भी आ चुके हैं, आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। और सरबुलंद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान से, उन्होंने आज रहनुमा PP के तौर पर हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों को वेलकम कहूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सबसे पहले सर सरबुलंद खान साहब, सर आपकी तरफ आऊँगा। आप इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं, आप पहले भी हमें प्रोग्राम में वक्त दे चुके हैं और बड़ा ज़बरदस्त आप तज्जिया करते हैं बलूचिस्तान की हुकूमतों के हवाले से। सर बलूचिस्तान का गवर्नर तब्दील हो गया, माजी में हमने देखा कुछ महीने कबल के एक लेटर भेजा गया था, जो सोशल मीडिया पर लेटर मौजूद था जिसकी 30 अप्रैल तारीख थी और कहा गया था कि अमानुल्लाह यासीन ज़ई साहब रिजाइन कर दें, लेकिन वो अब जुलाई में हमने देखा कि उसके ऊपर एक्शन हुआ और सदर को जो लेटर है रेजिग्नेशन का वो अमानुल्लाह साहब ने अरसाल कर दिया। सर जरा बताएं कि वहां पे आपको क्या लग रहा है कि वजह क्या थी ये जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह साहब के वहां से की तब्दील होने की, या उनको डिसमिस करने की, या उनसे इस्तीफा मांगने की, जो भी आप इसको नाम दें। बिल्कुल भाईजान, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नर का ओहदा जो होता है वो लाजमी बात है। जो वफाक में जो भी हुकूमत होता है सूबों में गवर्नर उन्हीं के हुकूमत के लोग ही होते हैं। तो कुछ अरसा पहले जब गवर्नर साहब से इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म ने तलब किया, तो ये गवर्नर साहब भी यहाँ पे चीफ जस्टिस रहे हैं, यहाँ की कबायली शख्सियत है और अच्छे बंदे हैं, शरीफ बंदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने बलूचिस्तान को जिस नजर से, जो कि यहाँ से उनके बहुत अच्छे साथी भी हैं, उन्होंने सख्त हालात में भी साथ दिया है, लेकिन उन्होंने उनको अपने साथ उनको बाकायदा ये 3 साल में उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई। मैं ये कहता हूँ कि ये फैसला पार्टी के हवाले से बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि जो वर्कर पार्टी के लिए जदोजहद करते हैं, पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, जब पार्टी इक़्तिदार में आती है वो ऐसे शख्स को ले आते हैं जो कि वो पार्टी की किसी भी साथी को न पहचानते हैं, न किसी वर्कर को जानते हैं। तो ये ज़हूर आगा को जो नामजद किया है, मैं इसको मुबारकबाद भी देता हूँ और ये कहता हूँ कि ये पार्टी का बंदा है, पार्टी का साथी है, उनको अच्छा फैसला किया है कि ज़हूर आगा को ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अमानुल्लाह साहब को से इस्तीफा मांगने की मेन वजह क्या हो सकती है? जस्टिस रिटायर रह चुके हैं, आपने कहा अच्छे बंदे हैं, तो वजह क्या हो सकती है? सर एक बात तो ये है कि गवर्नर अभी 18वीं तरमीम के बाद उनके साथ वो इख्तियारात भी नहीं है। चले वो तो एक अलग बात है ना सर, लेकिन फिर भी जो उनके जो यहाँ पे उनके लिए मसला हो या उनके लिए कोई परेशानी हो, ठीक है, अगर तहरीक इंसाफ अगर इस सूबे में अगर वो हुकूमत या बनाना चाहता है या उस पे अपने लोगों पे उसको नाराजगी होनी चाहिए, तो उसको तो जाम यूसुफ को हटाना चाहिए।
क्योंकि इनकी जो पार्लिमानी लीडर है सरदार यार मोहम्मद रिंद, वो वजारत से इस्तीफा दे चुके हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं वजीर आला को भी हटा देना चाहिए? वजीर आला साहब को क्यों हटा देना लाज़मी बात चाहिए? है। अगर अगर यहाँ से अगर वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का काम नहीं होता है या तहरीक इंसाफ की पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, तो वो तो उसके इत्तेहादी वज़ीर आला कमजोर कर रहे हैं। गवर्नर के पास तो इख्तियारात ही नहीं है। अच्छा। वो तो 18वीं तरमीम के बाद एक सिंबल है, वफाक का नुमाइंदा है। ठीक है, आपको लग रहा था कि वजीर आला साहब को जो है वो तब्दील किया जाना चाहिए था। मैं बढ़ूंगा आसिम रजा साहब। सर, वेलकम कहते हैं आपको। आसिम साहब, ये अचानक एक डेवलपमेंट आई आज, गवर्नर तब्दील हो जाते हैं और पहले भी 3 महीने कबल गुजारिश की गई थी एक तरह से लेटर में कि आप इस्तीफा दे दें, और आज वो इस्तीफा जो है वो सदर तक पहुंच गया। सर, किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? पहले मैं आपकी राय लूंगा सर। आसिम रजा साहब। अच्छा जी, आसिम रजा साहब को जी प्लीज़ दोबारा कनेक्ट कीजिए। और आज हमने कोशिश की है मैं ज़फ़र हिलाली साहब भी ज्वाइन करें, सीनियर एंकर पर्सन भी रहे हैं, काफ़ी तज्ज़ियाकार भी हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम से हम उनको देखते हैं, तो आज उनसे भी हम तज्ज़िया करेंगे साथ साथ। जी जी जी, सर आसिम साहब ने ज्वाइन किया? जी आसिम साहब, सर वेलकम बैक। जी जी जी, वेलकम बैक जी, बोलें। अच्छा सर, ये जरा बताइएगा कि बलूचिस्तान में जो फैसला हुआ है आज गवर्नर को हटाने का, 30 अप्रैल की डेट का एक लेटर भी पहले सर्कुलेट कर रहा था, मई में वो लेटर मंजर आम पर आया था, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो अपना अपना इजहार राय कीजिएगा। देखिए, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स हैं और इसको अगर आप देखें तो माजी में भी आपने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में 2 वज़ीर आला देखे, सनाउल्लाह ज़हरी साहब को देखा, मालिक साहब को देखा। तो बलूचिस्तान की असल में डायनामिक्स को समझने की जरूरत है। जी। तकरीबन 700 से जायद वहाँ पे ट्राइब्स हैं, उसके बाद 1100 से जायद उनके सब ट्राइब्स मौजूद हैं। और ट्राइब्स के दरमियान की जो कलफशार है या उनकी लड़ाई है, उसको अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें, आप बुख्ती साहब की अपनी किताब पढ़ लें कि उन्होंने कितने लोगों को कत्ल किया था या क्या उनके टारगेट्स थे, उन्होंने कितने लोगों को मारा, उनमें बड़े फखरी अंदाज में बयाना था। तो इस बात में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वहां पर मुत्तहिद होने के लिए वहाँ के ट्राइब्स को भी जरूरत है। पॉलिटिकल जो एलीट है जो बलूचिस्तान को लीड करती है, आज बाप पार्टी की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो बाप पार्टी की टिल्ट थी वो उनको अपने बंदे की तरफ थी, जो कि उसमें वो कामयाब हुए हैं। अब जहां पर बात आती है कि अरेंजमेंट्स के हवाले से, वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर्स के हवाले से, आप अभी बड़े मजे की हिस्ट्री बयान कर रहे थे, आपने नैप का जिक्र किया। नैप को बैन किसने किया था? जो ENP बन गई थी बाद में। इफ यू रिमेम्बर, अगर तारीख के औराक को पलटा जाए तो आपको पता चलेगा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ही नैप को बैन किया था और वो फिर ENP की सूरत में सामने आई थी। तो नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं वहां पर उनका शेयर, और खासतौर पे पश्तून बेल्ट की आप बात करें, फिर बलोच बेल्ट की बात करें, तो एक जिक्सी पजल है जो कि किसी भी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। और आपको विल ऑफ द डिजायर्ड जो पीपल हैं जो उस वक्त हुकूमत में ड्राइविंग सीट पर होते हैं बलूचिस्तान की, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो ये अरेंजमेंट भी उसके मुताबिक ही नजर आ रहा है। अच्छा। और जहां पर आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तकरीबन 11 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, जिसमें BLA, BSF और बहुत सारी जमातें जिनमें हैं, जिनके लिए शाहज़ैन बुख्ती साहब को अगर आप देखें तो आज एक रिकंसिलिएशन की थ्योरी के ऊपर अमल दरामद करते हुए उनको स्पेशल एक एडवाइजरी पोस्ट दी गई है, जो कि वजीर आजम के माविन होंगे, और वफाकी वजीर का उनको ओहदा भी दे दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह करे कि जी बलूचिस्तान के अंदर इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, पहले इस पे हम पूरी बात करेंगे, अभी वक्त है हमारे पास, इसकी तरफ हम आएंगे, पूरे बलूचिस्तान को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और भी मेहमान में ज्वाइन करने वाले। सर ये बताएं जरा कि ये जो आगा ज़हूर साहब ने हमें आज, सैयद आगा ज़हूर साहब ने जो हम नाम सामने आया है कि वो अब गवर्नर बलूचिस्तान होंगे, इनके बारे में जरा बताएं कि क्योंकि सरबलन साहब ने कहा जी कि बाप पार्टी आज कामयाब हो गई है, आप भी यकीनी तौर पे यही कहेंगे, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप सैयद ज़हूर साहब की तैनाती को? देखिए, सैयद ज़हूर साहब है, उसके अलावा 2-3 नाम और भी हैं, डॉक्टर रुकैया साहिबा का भी नाम था, और भी 2-3 नाम चल रहे थे। ये डिजायर्ड नाम थे जो कि फाइनल उनमें से इनका नाम किया गया और ये बाप पार्टी की ही तरफ से दिए गए थे। मैं बयान ये करना चाहूंगा कि बलूचिस्तान के अंदर वजीर आला हों या मिनिस्टर्स हों या फिर गवर्नर हों, उनका रोल वही होगा जो वहाँ के ड्राइविंग सीट पर जमात मौजूद है। ठीक है। और हालांकि ये एक प्रोरोगेटिव फेडरल का होता है कि उनकी तरफ से उसको तैनात किया जाता है, वो जिसको चाहे लगाए, जिस सूबे में भी उनके पास अथॉरिटी होती है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिजायर्ड, एक बाप पार्टी की तरफ से
डिमांड रखी गई थी, जिस लेटर का आप भी जिक्र कर रहे जी, जी, हैं, जी। तो उन्होंने उस सीट को भी फिल किया अपनी ही जमात के बंदे से, ताकि वैक्यूम ना रहे। क्योंकि बाप पार्टी की जी, जी। फॉर्मेशन को अगर ठीक आप हो गया। देखा जाए, जी, आप जी। सर सिर्फ मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, मैं और गेस्ट को जरा इनवाइट कर लूं, वेलकम कर लूं। जफर हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है सर, बाइस मसरत है हमारे लिए कि आज आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर बलूचिस्तान के हवाले से आज बात हो रही है, गवर्नर हमने देखा कि तब्दील हुआ है। पहले तो ज़रा बताइएगा कि आप इस तब्दीली को आप किस किस नज़र से देखते हैं पहले। देखिए, अगर ये ज़हूर आगा साहब को जो गवर्नर जी बनाया है, जी जी, तो इनका क्या क्वालिफिकेशन है? सर वो तो ये बाप है पार्टी से है ना, मैट्रिक। अपनी पार्टी से, इत्तेहादी जमात से हैं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कि तो एक सियासत में यही इंसान होता के है। कोई इनहेरेंट क्वालिफिकेशंस भी हाँ। होने चाहिए। अच्छा। ये नहीं है कि इसलिए कि आप प्रिंस हैं तो फिर आप जाके प्रोफेसर बन जाएं न्यूक्लियर साइंस का, कि इसलिए आप प्रिंस हैं। ये तो ऐसा नहीं होता है ना। ये जो आदमी है ये 10 यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनेगा, है कि नहीं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। 10 और इनका पास क्या है? ये सर लेकिन हमारी सियासत में आपको लगता है कि इतना अकदार है, इतनी हम ख्याल रखते हैं, इतनी हम जिम्मेदारी दिखाते हैं सियासत में जब चुनाव हो रहा तो होता है? आपको जरूरत क्या था? आपको जरूरत क्या था कि एक सर वो सरबुलन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं बलूचिस्तान से। उन्होंने कहा जी कि मजबूरी बन गई थी बाप पार्टी की तरफ से भी, और उनको ये करना था, तो ये तो एक तरह से उनकी रिक्वेस्ट पे हुआ है। तो इमरान खान साहब झुक गए थोड़ा सा मेरे ख्याल में। ये यार, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पॉलिटिशियन भी हो, मगर अमूमन गवर्नर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट का आदमी होता है। बिल्कुल बिल्कुल he is considered beyond politics mostly। और वैसे भी सर वही बात है, 18वीं तरमीम के बाद तो इतने इख्तियारात भी नहीं है, तो तब्दीली उसके बावजूद इतनी क्या इमरजेंसी थी, ये भी बड़ा सवालिया निशान है। नहीं, तब्दीली की जरूरत इसलिए थी बिकॉज पहला गवर्नर जो था वो लायक नहीं था। अच्छा। और उसका पता चल गया था और 3 साल गुजर गए थे। हाँ। मगर अगर आपको किसी और को अपॉइंट करना था तो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स थे जिसको आपने स्किप ओवर किया है। अच्छा, कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कि वो बड़ा बेस्ट इस पोजीशन के लिए इस वक्त उसका? जोगज़ाई। अच्छा, डॉक्टर जोगज़ाई कैंडिडेट, पढ़ा लिखा आदमी, बलोच रहा है उधर कब से। उसके फिलांथ्रफी देखे, उसके प्रोजेक्ट्स देखे, पानी लाना, तालीम लाना। लुक एट द मैन्स अचीवमेंट्स। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि हर चीज आप पॉलिटिकल एडवांटेज से करते हैं, हर चीज एक नैरो एडवांटेज से करते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब पहले इन तमाम चीजों के बड़े अगेंस्ट हुआ करते थे जफर साहब, अगर आपको याद हो माजी में बड़ा वो टारगेट किया करते थे PMLN को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, कि किस तरह तैनात कर लेते हैं, अपने जानने वालों को पार्टी में जगह दी हुई है, ये इस तरह की बातें वो करते थे। लेकिन अब खुद भी इमरान खान साहब उसी का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को सजेशंस दी जाती हैं। अच्छा। और वो सजेशंस, मैं हैरान हूं कि वो सजेशंस ऐसे हैं जो पहला जो गवर्नर था तो उसको रिजाइन करके खुद उन्होंने मांगा है उसका रेजिग्नेशन। जी। तो ये नहीं बताता है आपको कि उनको पता ही नहीं है कौन है इन लोग, किसी न किसी कहने पे, और फिर जब गलत निकल आता है तो उसको कहते हैं छुट्टी करो। सर अगला हमारा पॉइंट है, मैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पे भी आना चाहूंगा। उससे पहले एक और पॉइंट ये है कि मैं सरबुलन साहब पहले आपकी तरफ आऊंगा। जी, आप इस वक्त बलूचिस्तान में हैं। सर जरा बताएं कि ये शाहजैन बुगटी साहब को जो अथॉरिटी दी गई है, उन्होंने अपना एक मुशीर बनाया, एक एड बनाया है, और उनको शायद अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन कहा यह जा रहा है, और जैसे आसिम रजा साहब ने भी कहा कि उन्हीं को जिम्मेदारी शायद दी जाएगी कि वो अस्करी जितनी जमातें हैं 11 वहाँ पे जो तहरीकें चल रही हैं उनसे बात करें। आपको लगता है शाहजैन बुगटी साहब कामयाब हो सकेंगे? कैसे देख रहे हैं आप इस स्टेप को? मलिक साहब थोड़ा सा मैं वजाहत करूं जी प्लीज, गवर्नर के हवाले से। जी प्लीज करें। गवर्नर जो है ये तहरीक इंसाफ का ओहदेदार है यहाँ पे। जो नया गवर्नर ज़हूर आगा ये तहरीक इंसाफ का है। सर मैंने आपको ये बताया था कि इसको जो पहला वाला गवर्नर था वो किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि अब कम से कम इसको पहले ही होना चाहिए था, किसी न इनकी अपनी पार्टी से
नुमाइंदों को लाने का, क्योंकि इनके बड़े सीनियर लोग इस पार्टी में रुल गए थे। तो इनको पहले ही मौका देना चाहिए था, क्योंकि बलूचिस्तान में जो बाप की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर ने इस्तीफा दिया है, सरदार यार मोहम्मद रिंद ने, क्योंकि उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। इनके वर्कर जो है मायूस है, वो मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ अभी देख रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ आने वाला दौर में सिफर हो रहा है, इसी बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी पार्टी को कोई तरजीह नहीं दी, खास करके बलूचिस्तान में। तो ये नेक्स्ट आने वाला दौर सिफर होगा, कोई भी सीट नहीं ले सकेगी बलूचिस्तान। ठीक है सर, शाहज़ैन बुगटी वाला पॉइंट जल्दी से कवर कर ले, मुझे ब्रेक पे जाना है सर। आ रहा हूँ, शाहज़ैन साहब को उस दौर में लिया है, ये तकरीबन 3 साल तक उन्होंने यहाँ पे जो जुल्म, जो जातियात हो रहे थे, अब वो उसका जाने का टाइम है। इमरान हुकूमत का ये भी पता नहीं है कि अगले 2 महीने में इनकी हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छा। तो इस टाइम इस पे बात करना, रिकैंसिलेशन की इश्यूज पे जब तक वो समझेंगे, वो हुकूमत ही नहीं रहेगी, जो हालात चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इस तरह के हालात आप बता रहे हैं, इस पे मैं आऊंगा। मैं आसिम रजा साहब की तरफ भी, जफर इलाही साहब की तरफ भी। एक ब्रेक है इस वक्त, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। आज बात हो रही है बलूचिस्तान के हवाले से नए गवर्नर की नामजदगी, और उस हवाले से हम बात कर रहे थे। ख़ास तौर पे शाहज़ैन बुगटी साहब के हवाले से हम बात करेंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब की तरफ मैं ब्रेक के बाद पहले आना चाहूँगा। आसिम साहब, सर वेलकम बैक सर। जी बिल्कुल सर, ये ज़रा अब बताइएगा, पहले भी आप जिक्र करना चाह रहे थे शाहज़ैन बुगटी के हवाले से, आपको लग रहा है कि ये इमरान खान साहब का जो फॉर्मूला है, ये जो एक नई, मेरे ख्याल में उन्होंने काविश कह लीजिए, कोशिश कह लीजिए कि किसी तरह से वो बलूचिस्तान को मुत्तहद कर सकें, ये रेबेलियन ख़त्म कर सके वहाँ से, आपको लग रहा है कि इसमें कामयाब हो जाएंगे शाहज़ैन बुगटी की मदद से? तो देखिए जी, शाहज़ैन बुगटी साहब का जो किरदार है, या जब से वो इस हुकूमत के साथ एसोसिएट हुए हैं, हम अगर उनका किरदार देखें तो बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर आप या उससे हुकूमत में भी देखें, बहुत सारी को या फिर जो ऐसे सेपरेटिस्ट थे उनको शामिल किया गया था कौमी धारे में। शाहज़ैन बुगटी साहब को बिल्कुल उनकी ग्रास रूट लेवल पर चीजों के बारे में इल्म है, और उनको एक्सेप्टेंस है उन लोगों के दरमियान जो कि इस पर या पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, या फिर जो अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, नूरिस्तान में कैंप बने हुए हैं, और जहाँ पे बहुत सारे ऐसे उनके पाकिस्तान एलिमेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो इसको देखते हुए शाहज़ैन साहब के पास जो रास्ता मौजूद है कि जो उनको कौमी धारे में शामिल करने के लिए, और ये मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत से बड़े नाम है, फिर आपको बताते चलूँ तैयार बैठे हैं जो कि इस कौमी धारे में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आपको बहुत जल्दी कमिंग डेज में बहुत बड़े बड़े नामों का बारे में इल्म होगा कि उन्होंने आके कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार की है। चलिए, ये तो अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं आप। जी, मैं आपको ये बताना चलूँ कि पस मंजर में बहुत पहले से, ये अगर आप चले जाएं 3-4 महीने से ये चीजें लूप में चल रही थी। और वो मैं नाम आपके सामने भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता जो कि कौमी धारे में शामिल हो जाएंगे, लेकिन बहुत जल्द, कमिंग सून, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको बहुत बड़े बड़े नाम जो कि कौमी धारे में आपको शामिल होते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं अच्छा स्टेप है। मैं जफर इलाही साहब की तरफ आऊंगा, इस पॉइंट को मैं क्लोज करूं, फिर हमें आगे बढ़ना है। जफर इलाही साहब, सर प्लीज अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा, शाहज़ैन बुगटी साहब का इंतखाब दुरुस्त है? इमरान खान साहब की ये जो स्ट्रैटेजी है, आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में कामयाब हो पाएगी? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि इमरान खान चाहता है कि इत्तेफाक हो, यूनिटी हो मुल्क में। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक इनिशिएटिव उन्होंने ली, और वो इनिशिएटिव उनके थ्रू लिया है जो बुगटी ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उधर और जिनके खिलाफ लोग कहते हैं लोग ज्यादती हुई है। तो बड़ी, इससे क्या अच्छी बात हो सकती है? प्रोमिनेंट मेंबर बुगटी ट्राइब वो जाके लोगों से बात करेगा। मगर देखिए, बात सीधी सादी ये है कि बात उनसे करना चाहिए जो वाकई उनके कुछ गिले और शिकवे हो पाकिस्तान के हुकूमतों के खिलाफ। ये नहीं है कि आप जाके इंडियन प्रॉक्सी से बात करें, या आप अमेरिकन या अफगान प्रॉक्सी से बात करें जो उनसे पैसे लेके लड़ रहे हैं, जो मर्सनरी। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बुरा साइन होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप हार गए। हर रोज एक ना एक पाकिस्तानी जवान मारे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। ये कैसे हो सकता है कि ऐसे लोगों को जो अपने हमारे जवानों को मार रहे हैं उनके साथ आप बैठ के, ये तो
मैं समझता हूँ ठीक है, गुड इनिशिएटिव, मगर आप मेहरबानी से उनको अप्रोच करें जिधर जो आना चाहते हैं, जो वाकई रेकंसाइल करना चाहते हैं, उनसे नहीं जो एजेंट्स और मर्सनरीज हैं हिंदुस्तान के। अच्छा सर, ये जरा बताएं, अभी सीपैक के हवाले से भी आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब बहुत फोकस्ड हैं सीपैक के ऊपर? क्योंकि इसके ऊपर हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था, तो मुख्तलिफ पार्टियों से हमारे पास नुमाइंदे मौजूद थे, वो रहनुमाई कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा टारगेट किया इमरान खान साहब को कि जी इमरान खान साहब सारा क्रेडिट खुद पे ले जाते हैं, इमरान खान साहब इतना फोकस नहीं कर रहे बिकॉज ये प्रोजेक्ट पीछे आर्मी देख रही है, चाइना खुद देख रहा है, इमरान खान साहब को क्रेडिट लेने की आदत है। और पीपल्स पार्टी और PMLN के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिए कि ना नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए, ना जरदारी साहब ने कभी बलूचिस्तान का विजिट किया। तो आप इमरान साहब की इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं कि हमेशा माजी को टारगेट करते हैं? आपको लग रहा है इमरान खान साहब का अपना पूरा फोकस है बलूचिस्तान के ऊपर? पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने ज्यादा विजिट्स किए हैं और जरदारी ने किया नहीं और नवाज शरीफ भी नहीं आता था और 55 दफे या 53 दफे उन्होंने हमारे दोस्त भी बताई है जी जी, तो क्या इस पे गलती क्या है? अगर गलत है तो बता दें, फैक्चुअली रॉन्ग है कि नहीं मैं 2 दफे आया था, 50 दफे मैं दुबई गया हूँ, ये बता दें फिर। अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि भाई वो गवर्नमेंट इन पावर है और वो चाहते हैं कि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल प्रो चाइना है, प्रो सीपैक है। और अगर वो बताना चाहते हैं अपने इलेक्टोरेट को कि हम प्रो सीपैक हैं, प्रो चाइना है, प्रो, हम चाहते हैं ये हो और हम हर चीज करेंगे ये हो, और जितना भी प्रेशर हमारे पे हो अमेरिका से और वेस्ट से कि तुम चीन के साथ दोस्ती मत बनाओ, हम वो बर्दाश्त करके और जाके हम उनसे दोस्ती रखेंगे। तो इसमें गलती क्या है? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? जैसे समझ नहीं आ रही है। और मैं आपको बता दूं, मुझे आप बता दें एक और चीज जो हो रहा है पाकिस्तान के लिए, बता दें ना मुझे क्या हो रहा है, और सीपैक के अलावा क्या हो रहा है पाकिस्तान के लिए, बताएं। बस फिलहाल तो सीपैक ही चल रहा है, इस वक्त तो सीपैक ही हो रहा है, और कोई ऐसा कोई बड़ा कारनामा यकीनी तौर पे पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो, ना PTI ने कुछ आके किया ऐसा जो जिसके हम बात कर सकेंगे जी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हो। ये सीपैक भी ऑफ कोर्स जरदारी साहब की भी इसमें पूरी काविशें हैं, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब की भी पूरी काविशें हैं, दोनों जमातों ने जो इसके अंदर अपना रोल प्ले किया। अब इमरान खान साहब भी उसी चीज़ को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। लेकिन खैर यही सवाल में सरबुलंद साहब, सर मलिक साहब सबसे पहले It's 10:38 p.m. जी जी सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? प्रोग्राम है जो हमारी पार्टी के दौर में स्टार्ट हुआ था, जी जी, फिर नवाज शरीफ के दौर में उसको हल्का नहीं, उनको तो इस बात से भी प्रॉब्लम है ना कि जरदारी साहब कभी आए ही नहीं बलूचिस्तान, तो आपने सीपैक स्टार्ट करके मतलब तो बड़ा कारनामा ही नहीं किया। ये तो वो बातें कर रहे हैं कि जरदारी साहब ने जितना विजिट बलूचिस्तान का किया था अपने दौर में, मेरे ख्याल से कोई प्रेसिडेंट इतना नहीं आया। आप कह रहे हैं आप उन्होंने किया है, तो इमरान खान साहब ने वजीर आजम तो हर साल में 2 से 3 चक्कर लगते थे वजीर आजम गिलानी साहब का। अच्छा, ये पता नहीं है तारीख से ना बलद है या उनको पता, पुराना 10 साल पहले की जो कारकर्दगी थी पीपल्स पार्टी की वो भूल चुके हैं। सबसे पहली बात यह है कि सीपैक का नाम तो उस वक्त से स्टार्ट हुआ। आप मुझे ये बताओ उसकी 3 साल कारकर्दगी में तहरीक इंसाफ का हुकूमत जब से आया है बलूचिस्तान में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट किया है? आज तक कोई जमीन पे कौन सा चीज सामने नजर आया है? वही रोड का सिलसिला था जब वहाँ उस वक्त स्टार्ट हुआ था, गवादर पे काम हमारे दौर में स्टार्ट हुआ था। आज आप बताओ उसमें कौन सी नई ऐसे काम उन्होंने किया है बलूचिस्तान में? सिर्फ आने के हद तक आ जाते हैं और पिता भी यहाँ पे गवर्नर हाउस में काटते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं एक और पॉइंट अब ऐड कर दूं जरा। बलूचिस्तान के मेन मसाइल, सीपैक को थोड़ा हम साइड पे रखते हैं, मैं आसिफ मिर्जा की तरफ जाऊंगा, लेकिन मुझे जरा ये बताएं, फिर इस पे भी मैं कुछ बहस करना चाहूंगा कि सर मेन मसाइल बलूचिस्तान के क्या हैं कि आपको लगता है अगर कोई भी जमात वो मसाइल हल कर देती है तो बलोची उनसे खुश हो जाएंगे? मेन मसाइल, चीदा चीदा मसाइल जरा बताइएगा प्लीज। जी सरबुलंद साहब। जी, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये गुजारिश की है कि मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान की जो बलूची आवाम है, जो वहां के रहने वाले हैं, उनके चीदे कुछ चीदा ऐसे मुतालबे बता दें कि ये वो पॉइंट्स हैं, अगर आप कोई भी हुकूमत, चाहे वो PTI हो, कोई भी हुकूमत हो, अगर वो उन बातों का ख्याल कर ले, उन गुजारिशों को मान ले, तो बलोची खुश हो जाएंगे और उनको कोई मसला नहीं रहेगा, रेबिलियंस भी, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। वो चीदा क्या पॉइंट्स हैं?
सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि बलूचिस्तान के हवाले से यहाँ पे जो नौजवान है जो बेरारवी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आज आपको पता है बलूचिस्तान की जो बॉर्डर था ईरान बॉर्डर, जिससे तेल आते थे हमारे तकरीबन यहाँ से 50,000 के करीब हमारे नौजवान रोजगार वहाँ से हासिल कर रहे थे, उसको सील कर दिया कि इस हुकूमत ने। इतना बड़ा जुल्म। कह रहे वहाँ को मार्केट बनने वाली है। फिर आपको मैं चमन का बताऊं, चमन बॉर्डर, उस चमन बॉर्डर से हमारे एक तरफ वहाँ पे ईरान बॉर्डर, तो बलोच जो बलोच रहते हैं वो मुस्तफीद हो रहे थे। चमन जो है पश्तून, क्योंकि बलूचिस्तान 2 हिस्सों में है, 60% जो है वो बलोच है और 40% जो है यहाँ पे पश्तून है। मतलब 50, 40 और 10 का फार्मूला है, 10 यहाँ पे सेटलर है। तो पश्तून का जो फायदा हो रहा था वो चमन बॉर्डर से था। चमन बॉर्डर को भी सील कर दिया गया, वहां से भी जो लोग रोजगार कमा रहे थे। तो मेन पहला जो मसला आप बता रहे हैं वो रोजगार है, रोजगार नहीं है बलूचिस्तान में बिल्कुल भी। रोजगार बलूचिस्तान का उन्होंने दिया नहीं है, छीन लिया है। और 3 साल में हमारे 1 लाख के करीब नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने रोजगार देना था, यहाँ पे बेरोजगारी लाई है। तो इससे बलूचिस्तान के लोग, यहाँ के नौजवान बहुत। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये बेरोजगारी के हवाले से जरा सी पैक पे बात मैं इस वक्त दोबारा करूंगा। सी पैक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमेशा उसका जिक्र होता है। बलूचिस्तान पूरा सी पैक से फायदा उठा सकेगा? आपको क्या लगता है, आपकी जाती राय? कोई भी फायदा नहीं हो रहा है सी पैक से। यहाँ पे 5 इकोनॉमिक जोन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। आज तक एक भी इकोनॉमिक जोन यहाँ पे नहीं बना है जो लोगों को रोजगार दे। अच्छा, बलोचियों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ठीक हो गया। आगे भी इसका कोई असर नजर नहीं आ रहे हैं इमरान की हुकूमत में। यहाँ पे लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग तबाह हो रहे हैं और नौजवान नस्ल जो है। इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है बलूचियों के इस वक्त मेन मसाइल हैं, जो इस वक्त जिस पे सबसे अहम मसला, तो सबसे अहम मसला रोजगार का होता है। रोजगार उनसे छीन लिया है सर। आप जरा देख लिए, दोनों बॉर्डर को सील किया है, बॉर्डर सील कर दिए, रोजगार। आसिम रजा साहब, सर सीपैक को थोड़ा सा बताइएगा और फिर जरा ये बताइएगा कि वहां पे ये बलूचिस्तान में रोजगार का सबसे बड़ा मसला है। आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब अगर सबको मनाना भी चाहते हैं तो क्या इस काबिल हैं, क्या ये हुकूमत इस काबिल है कि रोजगार भी दे पाएगी, सबको खुश भी कर पाएगी? देखें, जिसका जिक्र इन्होंने किया हमारे पीपल्स पार्टी के जो साहब हैं, जो बेरोजगारी कर दी गई है या रोजगार छीन लिया गया, वो स्मगलिंग है। वो स्मगलिंग को रोकने की जो इकदाम किए गए हैं, बॉर्डर फेंसिंग की गई है, ये तो आपने इंसर्जेंट्स को और जो पाकिस्तान के अंदर आपको दहशतगर्दी इन्फिल्ट्रेटर भेजे जाते थे उनको रोकने के लिए बहुत बड़ा इंतजाम है, जो 90% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 10% जो बलूचिस्तान का इलाका है उसमें भी वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है। रोजगार का मामला कुछ और है, स्मगलिंग को रोकना कुछ और है। आपने देखा होगा कि आपके इंडिकेटर्स में खास तौर पर अभी बहुत ज्यादा जो महंगाई के अंदर जो कमी आ रही है उसकी वजह भी यही है कि आपकी इलीगल स्मगलिंग जो है दोनों तरफ से उसको रोका गया है। इसके अलावा आपका इंसर्जेंसी के जो वाकयात एकदम फिर बढ़ रहे हैं, उसके लिए तो आपको फौरी तौर पर बहुत सारे इकदाम उठाने पड़ेंगे। अब मैं आता हूँ सी पैक की तरफ। ठीक है, देखिए, एक तो सी पैक का वो रूट है जिसको ये कह रहे हैं कि जी उससे फायदा कोई नहीं हो रहा। एक वो रूट है जो कि सोराब के रास्ते जो कि DI खान तक लेकर आया जाएगा। उस रास्ते को अगर देखा जाएगा तो इससे न सिर्फ ये है कि बलूचिस्तान की आवाम बल्कि उससे KP के और दीगर मुल्कों के हिस्सों को जोड़ा जाएगा, और वो एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। और उस काम के बाद आपको सनतें और जब इकोनॉमिक जोन्स की बात आएगी वो ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगी। तो बलोचियों को रोजगार मिलेगा ये सब बनने के बाद? मिलेगा। अच्छा, और जब आपकी इंडस्ट्रीज बलूचिस्तान में लग रही होंगी, चाहे वो गवादर में लगेंगी या कहीं और लगेंगी, जैसे जैसे हालात ठीक होते जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, उसकी सबसे पहली जो ग्रास रूट लेवल पे जो बेसिक थ्योरी होती है, चाहे वो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का या आप रद्दुल फसाद की बात करें या खैबर 1 की बात करें, 2 की बात करें, 4 की बात करें, 3 की बात करें, स्वात ऑपरेशन बाजोट, आपको सप्लाई लाइन काटनी होती है। आपने सप्लाई लाइन काटने के लिए बॉर्डर क्लोज किया और उसकी वजह यही है कि आप फेंसिंग कर रहे हैं, तो एवी वहां से आपके ऊपर मॉर्टर फायर आ जाते हैं, एवी आपके ऊपर फायर करके आपके जवानों को शहीद कर दिया जाता है। उसकी रीजन ये है कि दोनों तरफ में, आपको तलाला चेक पोस्ट का वाकया याद होगा कि जिसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग डिक्लेयर किया गया, हिलरी क्लिंटन ने माजरत के चंद अल्फाज भी बोले थे, 7 महीने आपने ब्लॉकेट किया था। आपको याद है आपके मुल्क के अंदर ज़राई अजनास के साथ साथ गोश्त, आटा, चीनी और तमाम अजनास जो थी उनकी कीमतें आधी हो गई थी।
और आज भी अगर आप देखें, चाहे वो लंडी कोतल है, चाहे चमन के बॉर्डर की बात करें, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो मुल्क की मईशत को नुकसान भी पहुंचाते हैं। हम अपने जाती फवायद की खातिर, चंद लोगों की खातिर, या चंद लाख लोगों की खातिर अगर हम बात कर रहे हैं, उसका आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन जरूर निकलता है। लेकिन आप मुल्क के अंदर जो एक बहुत बड़ा इंतशार है, फसाद है, इकोनॉमिक क्रंच आता है, उसको रोकने के लिए ठीक है। आप कह रहे हैं ये बॉर्डर बंद करना भी ठीक था, स्मगलिंग रोकी गई, इसी पे का फायदा मिलेगा, अब बलोचियों को थोड़ा सा वक्त लगेगा पर मिलेगा। और इसमें मैं मुर्द इल्जाम ठहराऊंगा उन हुकूमतों को जो कि 59 सूबाई असेंबली के मेंबरान थे। अच्छा। और 59 सिवाय एक स्पीकर को निकाल के आपके सारे लोग जो थे वो मिनिस्टर थे। कोई एक डिपार्टमेंट को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिनको 5-5 अरब रुपए फराहम किए गए सालाना डेवलपमेंट फंड्स के नाम के ऊपर, जिनके ऊपर कोई स्टीयरिंग कमेटी नहीं थी। माजी में आपको लग रहा है कि जो जमातें थी उन्होंने कोई खास रोल प्ले नहीं किया, मतलब चाहे तो अवाम के साथ तो जो एहसास महरूमी है बलूचिस्तान की, वो तो उन लोगों से ज्यादा पूछा जाए ना सवाल करके कि क्या एक सड़क का टुकड़ा भी आपने बनाया जो बजट 500। चले इस पे हम एंड पे बात करते हैं। मैं जफर हिलाली साहब की तरफ जाऊंगा। जफर साहब, सर It's 10:46. सर ये एक बात की सरबुलंद खान साहब ने कि बॉर्डर बंद कर दिया, उससे रोजगार मिलता था। आसिम रजा साहब कह रहे हैं जी बॉर्डर बंद करना जरूरी था क्योंकि स्मगलिंग होती थी। अब बेरोजगारी बढ़ रही है, बॉर्डर बंद करना भी मजबूरी है। सर आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखेंगे? नौकरियां नहीं है बलूचिस्तान में। दोनों बातें वो सही है। ठीक है। स्मगलिंग इम्परमिसिबल है, हम ये नहीं अलाउ कर सकते। स्मगलिंग का जो लॉस होता है वो तबाहकुन लॉस है, हर लिहाज से लॉस है, और उसको रोकना था। और टेररिज्म जाहिर है, अब अच्छा होता अगर हमारे साथ एक ऐसा मुल्क, हमारा हमसाया ऐसा होता है, अफगानिस्तान नहीं होता, काबुल के कठपुतली नहीं होते जो बिके हुए हैं इसको इंडिया को और अमेरिका को। काश के कुछ और होते, मगर नहीं, तो उनको भी रोकना जरूरी था। और हमारे लोग हर रोज एक मारा जा रहा है, एक ना एक जवान। तो कहने की बात ये है, ये तो करना था। साथ साथ जो दूसरे साहब ने कहा वो भी सही है, 50,000 1 लाख नौकरियां हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को जब इन्होंने फैसला किया कि कुछ नेमुल बदल देना चाहिए था, कॉम्पनसेटरी कुछ करना था। मैंने सुना है, ये मुझे नहीं पता, कंफर्म न्यूज है नहीं, लेकिन कह रहे हैं जी वहाँ मार्केट्स बनाई जाएंगी हुकूमत की तरफ से, वहाँ दोनों तरफ बॉर्डर के मार्केट्स बनाई जाएंगी। बनाई जाएंगी, मतलब है टाइम लगेगा ना, उस बेचारे को टाइम तो नहीं है, उसको टाइम इस दौरान। तो अगर यही सब मसले रहेंगे तो फिर ये शाहज़ैन भुट्टी साहब कैसे मना पाएंगे बलोचियों को? वो कहेंगे जी हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, रोटी नहीं है, आपने जो जहां से कमाई होती थी वो भी बंद कर दिया है, अब आप आ गए हमें मनाने के लिए। तो कबाइल कैसे मानेंगे फिर? किस बेस के ऊपर मनाने वाले हैं हम? कोई बेस है हमारे पास? बिल्कुल सही है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसका जवाब भी है। उसका जवाब ये है कि जब आप देख रहे हैं कि रोज आदमी को रोजी नहीं है, तो आप पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करें, बल्कि उसको पहले शुरू करें। That's the point, sir. बिल्कुल नहीं, ये तो सिंपल प्लानिंग भाई। जब आप देखते हैं आपके लोगों की रोजी कम है, यू हैव टू प्रोवाइड वर्क एंड लेबर, तो करें आप, क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ जी प्लीज। ये जफर साहब जी जी, अब आप सुन रहा हूँ जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आपकी आवाज चली गई थी सर, प्लीज अब कंटिन्यू कीजिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना के पास जाके ये कहते हैं कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्रंट रोडेड है, इंडस्ट्रियल जोन्स अगर आपने बनाने हैं, उन जोन्स के अंदर रोड बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बिजली का, इधर का, हाउसिंग का, ये वो फ्रंट लोड करें, उसपे घर बनाने लग जाएं आप। वो इमरान खान साहब ने सर ऐलान तो बहुत किया, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सवाल ये है सारा। सर दावे तो हर कोई करता रहा है माजी में, आपको क्या लग रहा है इमरान खान साहब कर पाएंगे ये दावे मुकम्मल कर पाएंगे? घर बना रहे हैं वो, लाखों में कर्जे दे रहे हैं नौजवानों को, अभी बहुत सारे ऐलान किए उन्होंने गवादर में। एक चीज याद रखें, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर, पाकिस्तान की पीस, बलूचिस्तान का पीस, ये सब चीज इंटरलिंक्ड हैं, और उस चीज से इंटरलिंक्ड है। और गुड परफॉर्मेंस और गुड एडमिनिस्ट्रेशन ये क्यों नहीं कर सकते हैं? यही तो उनकी बचत है। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो जो भी नक्शे बनाए, इट्स यूजलेस।
लोग कहेंगे अमल करो इन चीजों पे, बिल्कुल, बताना बिल्कुल। सब बाग दिखाते रहते हैं, ठीक हो मगर गया। होता नहीं है। जफर हलाली साहब, यहीं पे आप ही से मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ, फिर सरबुलंद साहब और आसिम रजा की तरफ भी जाऊंगा, टाइम कम है। सर, अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज जा रही है, हमने सुना है कि तकरीबन बहुत 200 से जायद अजला में ऑलरेडी तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है, कल ही कुछ 11-12 अजला में मजीद संभाल लिया कंट्रोल। पाकिस्तान को इस वक्त क्या करने की जरूरत है सर, खासतौर पर बलोचिस्तान के हवाले से भी बताइएगा। नहीं, आपने अपना टेरिटरी को सेफ रखना है, हिफाजत करना है, डेवलपमेंट देना है। आपको हमें दोबारा उस अफगानिस्तान में घुसने की, उनकी मदद करने की जरूरत है? किसकी घुस नहीं, एक चीज अफगानिस्तान की दोबारा हम जाएं, आप मदद करें, जिस तरह पहले भी हम करते रहे हैं। उनके जितने भी वहां से लोग आते थे, पनागुजीनों को हमने जगह दी। दोबारा से अगर कुछ ऐसा होता तो पाकिस्तान को इन्वॉल्व होने की जरूरत है, बीइंग अ नेबर। देखिए, पहली चीज तो आप ये कहें कि आप और रेफ्यूजीज 3 मिलियन तो आपके पास हैं। सर, अब तालिबान जब वहां आएंगे, तालिबान के आने के बाद तो रेफ्यूजीज और आएंगे पाकिस्तान में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोग इस तरफ नकल मकानी ना करें। अरे 7 लाख इकट्ठे हो रहे हैं आने के लिए। जी जी, तो मैं अभी बता देता हूँ हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। किधर आएंगे? आप उनको अंदर आने नहीं दे सकते, नहीं जाने दे आप सकते। उनको अफगान साइड पे रहें। हाँ, पैसे के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को मोबिलाइज करें, यूएन पे पास जाएं, एक फोर्स बता करें जो उनको पहरा दे सकेगा, उनकी हिफाजत कीजिए, परफेक्ट, उनके घर, उनके लेकिन हमें उनको पाकिस्तान में आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं। जी सरबुलंद खान साहब, सर, अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ रहे हैं, अमेरिका जा रहा है, बलूचिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान की हुकूमत को क्या करना चाहिए? मलिक साहब, हलाली साहब ने बड़ा पहले क्वेश्चन जो आपने रेज किया था, आसिम साहब तो बिल्कुल हुकूमत की तर्जमान बन चुका है। जो हलाली साहब ने बात की, बिल्कुल जबरदस्त बात की है कि अगर आप 1 लाख बंदों को बेरोजगार करोगे तो उसके लिए अल्टरनेट भी तैयार रख लो। ठीक है, अल्टरनेट तैयार नहीं है। 20 साल से वो काम कर रहे हैं, एकदम आप उसको बेरोजगार करोगे तो वो पहाड़ों पे नहीं जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे? अंडरस्टैंडेबल। जब वो भूख से परेशान होंगे, हुकूमत उसको यहाँ पे आपने जाम कमाल साहब को आप अप्रिशिएट करते हो, आप अप्रिशिएट करते हो, और वो हर साल 40-40 अरब रुपए वापस भिजवा देते हैं। कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ये अफगानिस्तान के पॉइंट पे जरा, मेरे पास लास्ट मिनट है, मुझे सर प्रोग्राम वाइंड अप करना है, जरा अफगानिस्तान के पॉइंट पे बताएं, अफगानिस्तान के हवाले से हमारे पहले भी बलूचिस्तान, जब जिया के दौर में ये सिलसिला हुआ, उनसे हमारे इलाकों पे ये अफगान महाजर कैंप हमारे मुख्तलिफ अजला में आए हैं, उनसे हमारे लोकल कम्युनिटी बहुत तबाह हुई है। तो अच्छी बात है ना फिर बॉर्डर बंद करना। वो आप ही की बात, बॉर्डर बंद कर दिया तो अच्छी बात हो गई। ये तो तालिबान आ पाएंगे ना वो आ पाएंगे, वाले से बंद करनी चाहिए, इसके लिए वापस खोल देंगे। अच्छा, जब ये अफगान वहाँ से वार होगा तो उनको वापस निकाल के उनको बुला, अच्छा आपको लग रहा है उनको ले आएंगे, लेकिन नहीं लाना चाहिए। वाले से बोल रहे हैं हम, ये नहीं कहते हैं कि कारोबार तो वहाँ पे छोटे ताजर कारोबार कर रहे थे, रजिस्टर्ड कारोबार कर रहे थे। ठीक हो गया सर, तबाह कर दिया। ठीक हो गया। आसिम रजा साहब, सर प्लीज योर क्लोजिंग कमेंट्स, लास्ट मिनट मेरे पास है, मुझे वाइंड अप करना है प्लीज सर। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपको पता है सर, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस वक्त? पाकिस्तान को जो सबसे पहले तो अफगान महाजरीन को रोकना होगा, रोकना होगा। ठीक हो गया, किया था कि बॉर्डर पर कैंप बनाए थे और वहीं से उनको वापस कर दिया था। दुनिया में कहीं नहीं होता जिस तरह हमने किया कि हमने अपने मुल्क के अंदर इनको बिठा लिया। और हमें माजी से सबक सीखना चाहिए, जो अफगानिस्तान के रवैया हमारे साथ रहा है और अभी तक हमारे साथ जो कर रहा है, तो उसको देखते हुए हमें, और दहशतगर्दी का खात्मा बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने किया है। और दूसरी बात को, जिस तरह आपने कहा है कि इस वक्त इन्होंने कहा मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, मैं हकाइक को बयान कर रहा हूँ, मैं किसी जमात का तर्जुमान नहीं हूँ। ग्राउंड रियलिटीज यही है। बिल्कुल, आप तज्जियाकार हैं, आप जो राय रखें उससे सर आंखों पर नौकरियां मिलने की जरूरत है, वापस हुकूमत के इक़दाम जरूर करने चाहिए, ऐसे जराए पैदा करने चाहिए, लेकिन बॉर्डर और स्मगलिंग के हवाले से देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज। ठीक हो गया सर। सरबुलंद साहब बहुत शुक्रिया आपका, जफर हलाली साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया, आसिम रजा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया रहा तीनों मेहमानों की तरफ से। नाजरीन, आज का वक्त फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म होता है, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए स्टार न्यूज़। आसिफ मलिक को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ी अमानिल्लाह।